Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is A Cold Wind at Kitty Hawk from the book East and West. But before starting the chapter, please subscribe my channel for more informative videos. So let's start. The title A Cold Wind at Kitty Hawk suggests that Kitty Hawk is actually a place, North Carolina, अमेरिका में ये जगह वाक़या है. यहाँ पे चैप्टर का इसलिए टाइटल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे दो फेमस ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स की तरफ से, जिन्होंने ऐसी मशीन इजाद की थी या एविएशन में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना पैदा किया. यानी कि एविएशन एक्चुअली मीन्स फ्लाइंग मशीन्स हेवियर देन एयर. यानी कि जितने भी सिंपल वर्ड्स में हम पुट करें इसको, तो जितने भी एयरप्लेन्स और एयरक्राफ्ट हैं उनकी बुनियाद असल में किन्होंने रखी? राइट ब्रदर्स ने. सो दिस चैप्टर इज एक्चुअली अबाउट देम एंड हाउ दे डिस्कवर्ड दिस फ्लाइंग मशीन्स और कैसे ये आज जो दुनिया में हम इजाद देख रहे हैं ये हमारे सामने आए. दिस चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम दीज लाइन्स. One morning in August 1896, Otto Lilienthal, the German pioneer of gliding, crashed to his death with his home-built biplane of canvas and lath near Berlin, after hundreds of successful flights. शुरू में इन्होंने Otto Lilienthal से स्टार्ट किया है. He was a German glider. Otto Lilienthal was a German glider जिन्होंने ग्लाइडिंग की बुनियाद रखी और उन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी हुए वो इस चीज़ को हासिल करने में और अचीव करने में. उन्होंने अपने होम बिल्ट खुद बनाया हुआ एक बाईप्लेन बनाया था कैनवस से और कपड़े से, जो कि अनफॉर्चुनेटली बर्लिन जर्मनी के करीब क्रैश हो गया और उसी वक्त उनकी डेथ वाक़या हो गई. दिस वॉज हिज बाईप्लेन जो उन्होंने खुद बनाया था अपने घर पे और इसकी टेस्टिंग के लिए उन्होंने ये किया था, जिसकी वजह से लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक अनसक्सेसफुल फ़्लाइट रही उनकी एंड ही क्रैश टू हिज डेथ. बट जैसे ही ले डाउन विद अ ब्रोकन बैक, उनको सर्विकल फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से वो फौत हो गए. और लेकिन उन्होंने फौत होने से पहले क्या अल्फाज उनके थे? सैक्रिफाइसेस मस्ट बी मेड, यानी कि कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं. इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ इन्वेंट करते हैं या हिस्ट्री में बड़ा नाम कमाते हैं तो आप उसके लिए बहुत सारी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए या फिर अपना हिस्ट्री में नाम बनाने के लिए. सिमिलर वाज द केस विद ऑटो लिलियंथल. उन्होंने अपना नाम तो हिस्ट्री में बना गए बट ही गेव द सैक्रिफाइस ऑफ हिज लाइफ एंड वो अपने इसी एक्सपेरिमेंट को करते करते ज़िंदगी से हाथ धो गए थे. इसी तरह से एविएशन में भी काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए गए हैं. लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते करते. लेकिन लिलियंथल की जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक थी, इसलिए क्योंकि उनकी डेथ ने यह साबित किया कि जो एरोडायनामिक्स के लॉ हैं उनको दोबारा से स्टडी करने की और थरली इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए लिलियंथल को लगता था कि ग्लाइडिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्चुअली इन्वेस्टिगेट दोज लॉज जो कि इस तरह इस एरोडायनामिक्स में हेल्पफुल हैं और जो उसको गवर्न करते हैं. और उनकी इसी तरह से जान चली गई. एक बहुत ही बड़ा हवा का झोंका आया जिसकी वजह से वो 50 फीट की बुलंदी से नीचे गिर गए और जान से हाथ धो बैठे. ये जो है इसके बाद फिर शिफ्ट आता है. लिलियंथल की स्टोरी यहाँ थोड़ी ख़त्म होती है और फिर हम शिफ्ट करते हैं राइट ब्रदर्स की तरफ. ये इसकी लिलियंथल का अफेक्ट राइट ब्रदर्स पे क्या था? There were two brothers known as the Wright brothers whose name were Wilbur and Orville, जो कि डेटन अहॉय में एक बाइसाइकिल शॉप ओन करते थे और अमेरिकन क्लर्जीमैन के बेटे थे. वो एविएशन में और फ्लाइंग की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एंड दे वांटेड टू मेक ए नेम इन द हिस्ट्री बाय दिस. इसीलिए उन्होंने इस बारे में काफ़ी डाटा कलेक्ट किया, रिसर्चेस की, इसको बहुत अच्छे से थरली स्टडी किया और लिलियंथल की एग्जाम्पल को भी सामने रखा. उनको कोई ऐसा इरादा उनके जहन में नहीं था कि वो एक फेलियर वो नहीं चाहते थे अपने इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा भी. इसलिए उन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा इस बारे में स्टडी किया और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जमा की, फिर ही वो किसी प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ प्रोसीड किए. उन्होंने यूरोप और अमेरिका में जो भी फ्लाइंग मशीन के टेस्ट हुए थे उनका डाटा कलेक्ट किया, उनको स्टडी किया अच्छे तरीके से कि क्या उनमें गलतियां हुई थी ताकि हम वो गलतियां अवॉइड कर सकें. जैसे कि उन्होंने पर्सी सिंक्लेयर पिक्चर के बारे में जो उन्होंने लेक्चर दिए था, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरार थे. उन्होंने स्टीम प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट और ग्लाइडर्स के जरिए एक्सपेरिमेंट किया था. राइट ब्रदर्स ने उनका डाटा कलेक्ट किया. हायरम मैग्जम जो कि असल में एंग्लो अमेरिकन इन्वेंटर है मशीन गन के, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था स्टीम पावर एयरक्राफ्ट का, उसका भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया. फ्रेंचमैन ऑक्टिव शेनूट
जिन्होंने ग्लाइडर्स बनाए, मोनोप्लेन से 6 फिंगर्स तक की डिफरेंट किस्म के ग्लाइडर्स बनाए। सैमुअल परपेंट लैंगले जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, जो कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक कैटापल्ट के ज़रिए पेट्रोल ड्रिवन मशीन एक बनाई थी। कैटापल्ट होता है जैसे गलेल की तरह से खींचकर आगे की तरफ फोर्स होना, जैसे गुलेल में किसी चीज़ को खींचकर आगे को फेंका जाता है, वैसे उन्होंने अपने आप को किया। उन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्लेमेंट एडर जो एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने भी इसी तरह से किया। एक लाइट वेट स्टीम इंजन जो है यूज़ किया, लेकिन ही ऑल्सो क्रैश्ड। जो सैमुअल परपेंट लैंगले थे, ही ऑल्सो क्रैश्ड इनटू द पोटोनिक रिवर। फिर जो है तो इन सारों का डाटा जो है राइट ब्रदर्स ने अच्छे तरीके से कलेक्ट किया और हर एक को एनालाइज किया कि किसमें क्या गलती थी, ताकि हम वो गलती ना करें। तो सबसे ज़्यादा जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगा वो लिलियंथल का एक्सपेरिमेंट था, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसकी जो गलती देखी कि लिलियंथल की मिस्टेक क्या थी कि उसने अपने जो मशीन बनाई थी उसको लेटरल स्टेबिलिटी नहीं दी थी। लेटरल स्टेबिलिटी क्या होती है कि एयरक्राफ्ट के नोज से लेकर टेल तक उसको स्टेबिलिटी दी जाती है ताकि वो ओवर टर्न ना करे, यानी कि पूरा उलट ना जाए। तो ये जो है लिलियंथल की मशीन के अंदर नहीं थी स्टेबिलिटी, इसलिए ही क्रैश टू हिज डेथ। तो ये जो इशू था लेटरल स्टेबिलिटी का, उस पर वो काफ़ी सोच रहे थे कि एक दिन विल्बर के जहन में एक सोल्यूशन आ गया। वो एक दिन बाइसाइकिल शॉप में किसी कस्टमर को सर्व कर रहे थे कि एक अचानक से उनकी नज़र एक खाली स्पेयर पार्ट बॉक्स पे पड़ी, जो खाली वहाँ डब्बा पड़ा हुआ था, और वो उन्होंने जिसको वो जो है वो अनकॉन्शियसली ऐसे मतलब सबकॉन्शियसली ट्विस्ट कर रहे थे अपने हाथों में। उन्होंने एकदम से उसकी ध्यान उनका इस तरफ गया, उन्होंने देखा कि जो डब्बे के फ्लैप्स थे, यानी कि जो साइड को उनकी जो थोड़े से फ्लैप्स निकले होते हैं डब्बे के, वो जो है डिफरेंट एंगल्स में ऑपोजिट तरीके से इस तरह से ट्विस्ट हुए हुए थे कि जिससे विल्बर को आइडिया आ गया कि हम एयरक्राफ्ट को कैसे विंग्स लगाकर लेटरल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के विंग्स बनाएंगे जो कि वार्प्ड हो सकते हैं फ्लाइट के दौरान, यानी कि फ्लाइट के दौरान ही उनको विंड प्रेशर के लिहाज से या डायरेक्शन के लिहाज से मूव किया जा सकेगा, चेंज किया जा सकेगा उनकी डायरेक्शन, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को लेटरल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और ये किस तरीके से किया जाएगा, फिर जो पायलट होगा वो वायर्स जो अटैच्ड होंगी उनको पुल करेगा, तो जो है वो मूव करेंगे विंग्स, और फिर लेटरल स्टेबिलिटी उसी टाइम हासिल हो जाएगी। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट इशू था क्योंकि अगर वार्प्ड विंग्स ना हो तो लेटरल स्टेबिलिटी हासिल नहीं होगी, और वो अगर हासिल नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि टॉर्क का इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि जहाज़ जो है या एयरक्राफ्ट जो भी है वो एक तरफ को बिल्कुल एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे विंड के साथ कि आप दूसरी डायरेक्शन में मुड़ सकें। टॉर्क का रोटेटिंग इफेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से क्रैश होने का खतरा होता है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसका हल निकाला। फिर राइट ब्रदर्स इस पे पेशेंटली काम करते रहे और लिलियंथल की डेथ के 3 साल बाद उनका फर्स्ट स्मॉल स्केल ग्लाइडर तैयार था, जिसके अंदर वार्पिंग विंग्स जिस तरह के उन्होंने डिज़ाइन सोचा था वो भी मौजूद था। वो इसको किटी हॉक पे लेकर गए अपनी मशीन को, नॉर्थ कैरोलिना में जो मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फेवरेबल विंड कंडीशंस भी थी, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर टेस्ट करेंगे इसको। फिर क्या हुआ कि काफ़ी साल यही होता रहा कि उन्होंने जो भी मशीन बनाई, जो भी प्रोग्रेस की, वो किटी हॉक पे जाकर उसको टेस्ट करते थे और जो है आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बेहतरी अपनी मशीन्स के अंदर वो लाना शुरू हो गए। एवरी विंटर वो अपने शॉप की बैकरूम में जो है वो सारा टाइम टेस्टिंग करते रहते थे हर एक स्मॉलेस्ट डिटेल के ऊपर कि क्या गलती करनी है, क्या जिसको हमने अवॉइड करना है, कौन सी ऐसी गलती है। फिर जो है और समर में जब फेवरेबल कंडीशन होती थी तब वो किटी हॉक पे जाकर उसको टेस्ट करते थे। फिर जो है उनका एक गोल क्या था कि उन्हें एक पेट्रोल इंजन चाहिए था जिसका वेट भी इस तरह से हो कि उसको प्रॉब्लम ना हो उड़ने में एयरक्राफ्ट को। फिर उन्हें एक दफ़ा फाइनली क्या मिल गया, एक 12 HP इंजन उन्हें मिला, 12 हॉर्स पावर का इंजन फाइनली उन्हें मिल गया, विच वेटेड ओनली 152 पाउंड्स। तो जो है उन्होंने कहा कि ये मोस्ट इफेक्टिव है, तो उसको उन्होंने इंजन को अप्लाई किया अपनी मशीन के अंदर। अब जो उनके पास एक टास्क रह गया था कि प्रोपेलर उन्होंने ऐसा बनाना था जो कि बहुत इफेक्टिव हो, विच वॉज द ट्रिकीस्ट जॉब ऑफ ऑल। फिर आखिरकार ऑटम ऑफ 1903 में उनका फर्स्ट फुल स्केल फ्लाइंग मशीन रेडी हो गई थी। ये एक बायप्लेन था जिसका विंग स्पैन 40 फीट का था। उन्होंने ये फर्स्ट बायप्लेन अपना बनाया। ये 40 फीट का इसका विंग स्पैन था और एक सामने एलिवेटर रडर फ्रंट में लगा हुआ था, यानी कि जो उसको एलिवेट करेगा ऊपर की तरफ उठाएगा। एक फैन लगा हुआ था। पीछे की तरफ इसका एक टेल रडर था जिसकी 2 मूवेबल वेन्स थे या फ्लैप्स कह लें। द 2 विंग्स ये जो 2 विंग्स थे ये आपस में 6 फीट की डिफरेंस पे थे। इंजन को क्या किया जाता था, जो दरमियान है उसकी राइट से इंजन को रखा जाता था, जबकि लेफ्ट साइड पे पायलट खुद लेटता था, अपना उल्टा लेटता था अपने स्टमक पर, इस तरह से ताकि बैलेंस रहे।
फिर 2 प्रोपेलर्स लगाए गए थे पीछे विंग्स के, ताकि वो उसको पुश दे सकें एयरक्राफ्ट को, ताकि वो आगे की तरफ जाए एंड देन इट वुड टेक ऑफ। ताकि जैसे शिप के पीछे नहीं प्रोपेलर्स लगे होते छोटे से फैन टाइप, इस तरह से इसके पीछे लगे हुए थे। यू कैन सी इट इन द डायग्राम। इस तरह से था ये। यू कैन सी दैट द पायलट इज लाइंग ऑन हिज स्टमक और टू द लेफ्ट ऑफ द इंजन, जबकि लेफ्ट ऑफ द सेंटर वाइल राइट पे जो है वो था इंजन। जब जो है फाइनली उन्होंने ये बाइप्लेन अपना बना लिया, बट इसके बावजूद इतनी छोटी छोटी अभी भी डिटेल्स रहती थी जिसको उन्होंने कवर कप करना था। तो फाइनली दिसंबर 17 को जो है उनका फाइनल मशीन रेडी हो गया एंड दे वर रेडी टू टेक इट ऑफ एंड टू फ्लाई इट। मशीन को निकाला गया शेप से, उसे सैंड पे रखा उन्होंने। तकरीबन 27 माइल पर आवर की विंड उस टाइम चल रही थी, विच वॉज फेवरेबल फॉर देम। वहाँ पर 4 मैन और एक बॉय भी था, लड़का भी था, जो कि पास के करीब से विलेज से आए थे ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्रदर्स ने पहले टॉस किया और कि कौन पहले जहाज चलाएगा, तो जो है ऑरवेल को जो है डिसाइड हुआ कि वो पहले चलाएगा। इस तरह से वो मशीन में बैठ गया। विल्बर ने जो है वो प्रोपेलर को पीछे से स्टार्ट किया और जो एंकरिंग वायर यानी कि मशीन को खड़ा करने के लिए जो ज़मीन में लगाया जाता है एंकर, वो उसने उठाया ताकि मशीन जो है वो चल सके और जो है आगे की तरफ उसको पुश मिल सके। फिर यहाँ से जो है 10 ईयर्स लेटर ऑरवेल रिकॉल करता है कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या उसके ख्यालात थे कि उनके पास जो भी नॉलेज और स्किल उतनी देर उन्होंने हासिल किया था, जो 1000 ऑफ फ्लाइट्स वो चेक कर चुके थे, जो उन्होंने अभी तक 10 साल में चेक की हैं, वो कहते हैं कि मैं मुश्किल से सोचता हूँ कि मैं अगर वाकई में मैं इस काबिल भी था कि मैं फर्स्ट दफ़ा वो चला सकता, क्योंकि अब जो मैंने नॉलेज हासिल किया है उस वक्त वो मेरे पास नहीं था। और ये सोच के मैं बहुत हैरान होता हूँ कि हमने वाकई में वो इतने कम नॉलेज के साथ और इतने कम एक्सपीरियंस के साथ वो वाकई में फ़र्स्ट टाइम अचीव कर लिया हमने और वो फ्लाइट कर ली। और अगर अब मैं सोचूं तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सपेरिमेंट लगता है। पर वो कहता है कि देन अगेन मेरे अंदर जो फेथ था, हमारी जो कैलकुलेशंस हमने की थी और जो डिज़ाइन हमने जो भी मशीन्स के बनाए थे और उनको एनालाइज किया था, उनमें हमें फेथ था, जिसकी वजह से हमें यकीन था कि हम जो है एक्चुअल ये इसको अचीव कर पाएंगे। और जो एक्सपीरियंस हमने ये किया वो उसको हमें कन्विंस उसने हमें किया कि हम वाकई में सेफली इसको उड़ा सकेंगे। फिर दोबारा से इस तरफ वापस आते हैं हम कि जब उन्होंने पहली दफ़ा उड़ाया तो क्या हुआ। एयरक्राफ्ट ने जो है शुरू में क्या हुआ कि पहले 40 फीट तक जो है एयरक्राफ्ट ने ग्राउंड पे स्पीड पकड़ी, उतना मतलब चला ताकि वो स्पीड कर सके। फिर जो है विल्बर जो है वो एक तरफ लटका हुआ था विंग के, ताकि वो उसको इवन रख सके, ताकि वो बैलेंस रख सके। ऑरवेल ने जो है एलिवेटर पुश किया और फिर मशीन जो है उठना शुरू हुई ऊपर की तरफ, तकरीबन 10 फीट इन द एयर। लेकिन 12 सेकेंड्स तक इस तरह से उनका फर्स्ट फ्लाइट रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता मशीन दोबारा वापस ज़मीन पे आ गई और उन्होंने गिना कि तकरीबन 120 फीट टोटल था फ्रॉम द लिफ्टिंग पॉइंट। फर्स्ट अटैम्प्ट में 120 फीट उन्होंने अचीव किया। फिर विल्बर की बारी आई, जहाज़ इस दफ़ा उसने चलाना था। फिर उसने 200 फीट का डिफरेंस किया तय, पहले 120 का था तो इस दफ़ा 200 फीट उन्होंने किया। फिर ऑरवेल ने किया थर्ड फ्लाइट और जो फोर्थ एंड लास्ट फ्लाइट थी उनकी, तो विल्बर की बारी थी, वो तकरीबन 850 फीट तक वो 1 मिनट के अंदर चले गए। सो दिस वाज क्वाइट एन अचीवमेंट। फिर उसके बाद लैंडिंग के बाद जो है आखिर अचानक से बहुत तेज़ हवा चली और मशीन जो है उसकी वजह से डैमेज हो गई। बट दे वर हैप्पी कि डैमेज होने से पहले वो मशीन को अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर चुके थे एंड दे न्यू कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका हुआ है। 3 साल बाद जो मैगजीन था साइंटिफिक अमेरिकन, उसमें ये पब्लिश हुआ जो ट्रू स्टोरी किटी हॉक में हुई थी, एक लेजेंडरी जो वाक़या वहाँ हुआ था, जब वो वहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया कि हाउ दिस डिस्कवरी वाज मेड और क्या अचीव किया राइट ब्रदर्स ने। पर उतनी देर तक जो है वो काफ़ी कुछ और भी अचीव कर चुके थे, उन्होंने और भी मशीन्स काफ़ी बना ली थी और अपने डिज़ाइन भी काफ़ी इम्प्रूव कर चुके थे। फिर जो है राइटर जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने क्या वर्डिंग लिखी, in all the history of invention, wrote the journal, there is probably no parallel to the unostentatious manner in which the Wright brothers ushered into the world the epoch-making invention of the first successful airplane। यानी कि जो कि सारी हिस्ट्री जो भी इन्वेंशन की हुई है उसमें इस बात का कोई सानी नहीं कि जो कि अनशोई तरीके से, बिल्कुल हम्बल तरीके से राइट ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन दुनिया में लाई है और वो भी पहली दफ़ा में ही एक सक्सेसफुल एयरप्लेन बना लिया है। दिस वॉज द वर्ड्स ऑफ द मैगजीन दैट पब्लिश देयर स्टोरी।
1908 में आखिरकार उनको जो है पब्लिसिटी मिली, लोगों ने जाना कि उन्होंने क्या अचीव किया है। ली मेंस जो फ्रांस में है वहाँ पे उन्होंने अपनी मशीन दिखाई। विल्बर ने जो है फर्स्ट फ्लाइट उड़ा के दिखाई लोगों को, और लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे फर्स्ट टाइम ये देखकर कि ऐसी भी इंसान उड़ भी सकता है। फोर्ट मेयर जो वाशिंगटन से करीब है, वहाँ पे जो है लोग रिपोर्टर्स जमा थे, लोग जमा थे ये देखने के लिए। और जब ऑरवेल ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी मशीन्स दिखाई, दे वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज। विल्बर जो है वो 1912 में वफात पा गए एट द एज ऑफ 45, लेकिन ऑरवेल उसके के बाद भी जिंदा रहे तकरीबन 1948 तक। उन्होंने उतनी देर तक क्या देखा अपनी ज़िंदगी में कि काफ़ी कुछ अचीव हो चुका था एविएशन में और फ्लाइंग में, और जो है स्पीड ऑफ एयरप्लेन्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पहले 30 माइल पर आवर होती थी, पर अब इतनी तरक्की हो चुकी थी कि वो वेलोसिटी ऑफ साउंड तक पहुंच चुकी थी, विच इज़ 320 मिलीमीटर पर आवर। फिर ऑरवेल भी आखिरकार 77 ईयर्स ओल्ड के होकर फौत हो गए, जब उस वक़्त तक साउंड बैरियर भी क्रॉस हो चुका था, यानी कि 320 माइल पर आवर से भी ज़्यादा एयरप्लेन्स की स्पीड अचीव हो चुकी थी। So this was the chapter A Cold Wind at Kitty Hawk. Hope you like my video. Please press a thumbs up, share my video and subscribe my channel.